हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब सिविल सर्विसेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड आरओ एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सभी चैप्टर को कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इतिहास में जो पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। हम इतिहास यानी एनसीईआरटी की बुक क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम सिविल सर्वेंट यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरओ हो, इन सब को पढ़ने से पहले हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए, इन सभी को अच्छे तरीके से करने के लिए एनसीईआरटी जो है एक नींव की काम करती है। कहते हैं ना, यदि नींव मजबूत होगी तो घर का जो निर्माण होगा वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारी नींव क्या है, अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हम अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और उसे अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन इसको कैसे पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। हम इन सभी बातों का चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 11th का इतिहास में जो है पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। जो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, यानी इसमें शहरी जीवन का स्टार्ट कहाँ से हुई और लेखन कला का प्रारंभ कैसे हुआ, इन सभी को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारा चैनल है यूट्यूब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा व्हाट्सअप है 9828597274 और हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। जो टेलीग्राम है यूट्यूब सिविल सर्विसेज नाम से ही है। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको एक एक पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी हमारी क्लासेस लगती हैं, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, सभी की पीडीएफ वहाँ पे दी जाती हैं। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं, हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन, यानी शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आपको पता है, बहुत समय पहले जो सभ्यता होती हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, तो हम बात उसी की करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। यह मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है कि दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है कहाँ पर स्थित है? दजला नदी और फरात नदी के बीच में स्थित है। तो याद रखेंगे, जो मेसोपोटामिया है कहाँ पर स्थित है? दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। आगे हम देखेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है, तो इराक गणराज्य में स्थित है। इराक गणराज्य में स्थित है।
शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से होती है। यानी जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन की जो शुरुआत होती है इसी सभ्यता से होती है, मेसोपोटामिया से ही होती है। यहाँ पे जो इनकी सभ्यता है, संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। जो मेसोपोटामिया है, इन लोगों को गणित की नॉलेज जैसे जोड़, घटाना, वर्गमूल, इन सभी का नॉलेज था। तो कहा जाता है जो मेसोपोटामिया है कहाँ पे स्थित है? दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। कहाँ पे है? तो इराक गणराज्य में स्थित है। यहाँ के हम जानेंगे मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत की हम बात करें, प्रमुख स्रोत क्या क्या है, यानी इसके स्रोत कहाँ क्या क्या हैं? तो इसकी जो प्रमुख स्रोत हैं, इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज इनके प्रमुख स्रोत हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मेसोपोटामिया से आप क्या समझते हैं? तो बताएंगे कि मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य में स्थित है। इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? तो इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज हैं। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता की, मेसोपोटामिया की भाषा की, तो जो मेसोपोटामिया की सबसे पहले जो भाषा थी सुमेरियन भाषा थी। कौन सी भाषा? याद रखेंगे, सुमेरियन भाषा थी। उसके बाद कौन सी भाषा आई? अक्कदी भाषा। और बाद में अरमाइक भाषा बोली जाती थी। तो हम सबसे याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन भाषा आई थी? सुमेरियन भाषा। सुमेरियन भाषा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है 1400 ईस्वी से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो याद रखेंगे जो अरमाइक भाषा है अभी भी जो इराक में बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इसकी यह भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले आपको पता चली गया है यह इराक गणराज्य का हिस्सा है, इराक गणराज्य में स्थित है। और इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी दक्षिणी भाग को आप लोग को पता होगा जो मैपिंग होती है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो जो दक्षिणी भाग थी, दक्षिणी भाग को, इधर वाले भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। यानी बाद में जो दक्षिणी भाग था उसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। इसकी स्थिति कहाँ पे? इराक गणराज्य में है। इसकी दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगी। इसके बाद हम बात करेंगे तो इसके दक्षिणी भाग में तो सुमेर और अक्कद कहा जाता था, लेकिन उत्तरी भाग को असीरियाइयों ने कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। यानी उत्तरी भाग में असीरिया रहते थे, असीरिया लोग रहते थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को यहाँ तक की जो कंसेप्ट बताया हूँ मेसोपोटामिया क्या है,
मेसोपोटामिया सभ्यता की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, मेसोपोटामिया की भाषा क्या है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में है या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यूपीएससी, पीसीएस या अन्य एग्ज़ाम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग इसको पॉइंट वाइज नोट करते जाएंगे। बिल्कुल ये हमारा जो नोट्स है एक एक करके बनाया गया है अच्छे तरीके से, तो आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से रिवाइज करते समय आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम वही मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में ही जान रहे हैं, इसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। यानी इस सभ्यता में नगरों का जो निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। इसमें जो प्रसिद्ध नगर थे उरुक, उर और मारी, यानी कहा जाता है जो मेसोपोटामिया के प्रमुख 3 शहर हैं, उन शहर का जो नाम है क्या है, एक है उरुक, एक है उर और एक है मारी। हम इन सभी को भी मैपिंग के माध्यम से समझ लेंगे। उरुक, उर और मारी ये 3 मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर हैं। तो आइए हम देखते हैं मैपिंग के माध्यम से ये शहर कहाँ पे स्थित हैं। तो यहाँ पे जो शहर क्यों दिखाया गया है, उरुक, उर और मारी, ये 3 शहर हैं, 3 मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर हैं। याद रखेंगे उरुक, उर और मारी। आइए हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में एक एक करके हम सभी बातों को जान लेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पॉइंट पूछता है तो आपको ये न लगे कि मैंने नहीं पढ़ा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, अतः पशुपालन की खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। यानी ये नहीं कि हमें केवल खेती ही किया जाए, यहाँ का जो स्टेपी घास के मैदान है वहाँ पे पशुपालन भी होती है, जो कि आजीविका का अच्छा साधन है। उससे भी लोग अपना रोजी रोटी हर दिन का कर लेते थे। अतः यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन हैं। यहाँ पे इन सभी के साधन हैं। वहाँ पे लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी और व्यापार भी करते थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का प्रयोग करते थे, कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, जिसे वारका शीर्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। इसमें जो थी श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन का अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। नेक्स्ट, यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, बहुत था, लेकिन जो खनिज संसाधन था उसका अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी के पार देशों से मंगाया जाता था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। अगर जो चीज़ें हमारे देश में नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। अगर जो चीज़ें हमारे वहाँ पे नहीं होती है तो हम उस देश में भेजते हैं। इसको हम बोलते हैं आयात निर्यात। ये आयात निर्यात बहुत पहले से चला आ रहा है, अभी भी होता है। जो चीज़ें हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम दूसरे देशों से मंगा लेते हैं।
जो चीज़ दूसरे देशों में नहीं है हम अपने देश से भेज देते हैं, तो इसे हम आयात निर्यात कहते हैं। तो उस समय भी कुछ चीज़ें ऐसे थी जो नहीं हो पाता था। जैसे यहाँ पे खाद्य संसाधन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे जो खाद्य संसाधन था समृद्ध था, लेकिन जो खनिज संसाधन था वहाँ पे नहीं था। तो वो लोग कहाँ से मंगाते थे? तुर्की, ईरान तथा खाड़ी के पार देशों से उन्होंने मंगाया जाता था। अगर मैं बात करूं, यहाँ व्यापार के लिए परिवहन अच्छा साधन व्यवस्था थी जल मार्ग द्वारा, यानी व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था था वो था जलमार्ग। जलमार्ग इसलिए बनाया जाता है, यह था कि जो जलमार्ग था सबसे सस्ता साधन था। जलमार्ग जो परिवहन यानी सामान को लाने ले जाने के लिए जो बनाया गया था मार्ग था, परिवहन व्यवस्था थी, वह थी जल मार्ग द्वारा। मेसोपोटामिया में जल मार्ग के द्वारा सभी चीज़ों का आयात निर्यात की जाती थी, जो कि फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। जो फरात नदी थी, अभी मैंने बात किया था फरात नदी के बारे में। ये जो नदी है फरात, इसको इंग्लिश में यूफ्रेट्स और दजला नदी को टिग्रिस के नाम से जानते हैं। तो आगे जो पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। यानी जो भी चीज़ें होती थी, सही बात है, अगर हम चीज़ जो भी ले जाने यदि हम उसकी अच्छे से उसको समझेंगे नहीं, लिख कर रखेंगे नहीं, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। हम नहीं समझ पाएंगे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। इसीलिए उसी व्यवस्था से, उसी मेसोपोटामिया सभ्यता से ही लेखन कला का विकास हुआ। तो ये थी हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझ लिए। अब हम समझेंगे यहाँ की कृषि और जलवायु के बारे में। जो भी मेसोपोटामिया है वहाँ के अब हम कृषि और जलवायु के बारे में समझेंगे। आइए हम देखते हैं। अभी हम लोग देखे थे दजला और फरात नदी। ये तो याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ पे स्थित है? दजला और फरात नदी के बीच इराक गणराज्य में स्थित है। तो कृषि और जलवायु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दजला और फरात नदी नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। यहाँ की रेगिस्तानी भाग को, जो रेगिस्तानी भाग था दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है। यानी इसकी दक्षिणी भाग में भी कृषि की जाती है। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बटकर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ गेहूँ, जौ और मैसूर की खेती की जाती है। तो जो रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित था, यहाँ भी कृषि की जाती थी। दक्षिण भाग में भी कृषि की जाती थी। और फरात नदी जब रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे कई धाराओं में बटकर, यानी जैसे मान लीजिए ऐसे नदियाँ हैं, नदी बह रही है, यहाँ से पानी जा रहा है, तो यहाँ से नहरों यहाँ से कट के कई भागों में बट जाता था और वहाँ से लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। जो वहाँ पे प्रमुख कृषि होती थी, क्या थी, क्या क्या बोया जाता था? गेहूँ, जौ और मैसूर की खेती की जाती थी। यानी
जो दक्षिणी भाग में स्थित है वहाँ भी कृषि की जाती थी। और फरात नदी, जो फरात नदी है उसमें से कट के जो नहरों का निर्माण होता था, छोटे छोटे नहरों से पानी निकाल कर लोग अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। इसमें दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। यानी जो दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती होती थी सबसे ज़्यादा उपज देने वाली, सबसे ज़्यादा पैदावार मेसोपोटामिया की जो दक्षिणी भाग होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी खेती होती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा कुछ कमी रहती थी। अब वहाँ पे वर्षा की कमी रहती थी, लेकिन जो फरात नदी है, फरात नदियों से लोग अलग अलग जो नहरों का निर्माण करके, अलग अलग उससे कट करके पानी का निर्माण करके अपने खेतों में सिंचाई कर लेते थे। तो स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। हम जो स्टेपी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे वहाँ का प्रमुख कार्य पशुपालन था। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे अब मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया एक एक कंसेप्ट को लगभग याद भी होता होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको जब एग्ज़ाम हो तो उस समय रिवाइज करके आप लोग जाएं, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे नहीं, आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओ। तो आगे हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर के बारे में। प्राचीनतम नगर के बारे में बात करेंगे, यानी उसके नगर के बारे में समझेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो मेसोपोटामिया है उसके प्रमुख शहर कौन कौन है, उरुक, उर और मारी। मैंने मैपिंग के माध्यम से भी दिखा दिया था। आइए हम आगे इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे इसके मेसोपोटामिया के नगर के बारे में तो आप लोग 1% भी घबराए नहीं। आप लोग चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस में लाइक यूपी पीसीएस, बीपीएससी हो गया, बिहार का हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने क्लास में अव्वल रह सकते हैं, अव्वल आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्राचीनतम नगर के बारे में। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। इसके जो प्रमुख शहर थे इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उरुक, उर और मारी प्रसिद्ध नगर थे। एक बार मैपिंग से फिर से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। उरुक, उर और मारी को, उरुक और उर यहाँ पे था और मारी यहाँ पे। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में इतना डिटेल में हम उसको एक एक करके छांट कर आप लोग को काफ़ी कोई मेहनत ना करना पड़े। जो भी चीज़ें हैं हम उसको छांट कर अच्छे से 2-3 बुक मिलाकर इस कंटेंट को बनाए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में या कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग का एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्राचीनतम नगर के बारे में। जो प्राचीनतम नगर है 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था और उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। यहाँ जो उर नगर था, उर नगर में नियोजित पद्धति का अभाव था।
बात हम कर रहे हैं उर नगर की। उर नगर, यहाँ पे जो था, उर नगर में नियोजित पद्धति का अभाव था। उर नगर में जो गलियाँ थी टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। संकरी मतलब होता है पतला, पतली थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। अगर आपको पूछे उर नगर के बारे में तो उर नगर बताइएगा कि जो उर नगर है वहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी एवं संकरी थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, यानी जो जल निकास होता है उसकी प्रणाली अच्छी नहीं थी। उर्वशी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे, यानी शकुन अपशकुन पर वो क्या करते थे, विचार करते थे। पहले लोगों को दिखाते थे कि क्या देखिए जगह सही है या नहीं, उसके बाद से वो बनवाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो जगह था ऐसा लगता था कि जो उर जो नगर है टेढ़ी मेढ़ी थी, जो गलियां थी संकरी थी, नियोजन पद्धति का अभाव था, वहाँ दिखने में भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए क्या समझते थे कि यहाँ पर कुछ होगा, शकुन या अपशकुन का पर विचार करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ के जिमरिलियम का राजमहल मिला है तथा एक मंदिर भी मिला है। कहने का मतलब यह है इससे मंदिर भी मिला है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उस समय मंदिर भी थी, मंदिर के बारे में भी लोग जानते थे, देवी देवताओं के बारे में भी लोग जानते थे। तो इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम अपने लेक्चर को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हमें एक ही दिन में चैप्टर को ख़त्म कर देना है, चाहे जितना समय लगे। केवल एक शॉट में वीडियो को ख़त्म करना है। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। विश्वास मानिए इससे अलग क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। आगे जो हम शहरी जीवन के बारे में पढ़े थे, उसकी विकास, उसके स्रोत, उसकी जलवायु और कृषि, इन सभी के बारे में समझ चुके। अब हम जो चैप्टर का नाम था लेखन कला, इसके बारे में समझेंगे। लेखन कला था शहरी जीवन। शहरी जीवन के बारे में पता चल गया, शहरी जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता से स्टार्ट हुआ। वहाँ के प्रमुख स्रोत पढ़े, वहाँ की जलवायु एवं कृषि के बारे में पढ़े। इन सबको पढ़ने के बाद हम अब स्टार्ट करेंगे वहाँ की लेखन कला। लेखन कला को अच्छे से समझेंगे, लेखन कला के बारे में जानेंगे। जो लेखन कला है इसमें मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई जाती थी वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। इन सब पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। इसके मतलब यह है कि जो 3200 ईसा पूर्व की है, लोग सरकंडे का यूज करते थे। सरकंडे पहले ज़माने में होते थे, उसकी तीखी नोक मतलब पतली नोक बना लेते थे ताकि क्या हो, राइटिंग अच्छी हो। और उस नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। बाद में क्या करते थे लोग, सुखा लेते थे, क्योंकि अगर गीला रहेगा तो अच्छे से लिखा नहीं पाएगा। तो आगे हम समझ पा रहे हैं कि जो लेखन कला है, लेखन कला में क्या समझे, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। 3200 ईसा पूर्व की हैं। इस पर सरकंडे की तीखी नोक से
कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। हम आइए दिखाते हैं लेखन कला के बारे में। यह पट्टिकाएं होती थी, देखिए तीखी नोक मतलब नुकीला बनाया जाता था। इस तरह के लेखन कला होती थी। जो लेखन कला है इस टाइप की लेखन कला हुआ करती थी। एक बार हम देख लेते हैं इस टाइप का जो नोक है, वही देखिए तीखी नोक है, तीखी नोक बनाकर लिखते थे। तो लेखन कला की अब हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं। लेखन कला की विशेषताएं क्या हैं, तो आइए हम समझते हैं इसको एक एक करके अच्छे से। ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता है। वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता है। आगे देखेंगे, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, उसको सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था। उसको सूखने से पहले क्या होता था, गीली पट्टी पे लिखना होता था। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है, सही बात है। अगर जो व्यक्ति कुशल नहीं होगा तो उसको अच्छे से लिख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको लिखने के लिए कुशल व्यक्ति यानी उसके बारे में जानकारी रखता हो, जानता हो, वही लिख पाता था। अगर मैं बात करूं, इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप देना होता था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, कीलाकार जो वर्ड सुन रहे हैं आप लोग, इसको इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्यूनिफॉर्म याद रखेंगे, क्यूनिफॉर्म कीलाकार। जो यह लातिनी शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ छुटी और फोर्मा यानी उसका अर्थ आकार होता है, इससे मिलकर बना है। अगर हम बात करें काल गणना के बारे में, तो जो यहाँ की काल गणना थी, लोगों को मैंने अभी बताया था गणित का नॉलेज बहुत पहले से थी। काल गणना, गणना की यानी जो गणने की बात करें तो जो गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। जो सबसे बड़ी देन क्या है, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, यानी मेसोपोटामिया के लोगों को गणित का भी नॉलेज था। इस सभ्यता में लोग गुणा भी जानते थे, गुणा करना जानते थे, भाग करना जानते थे, वर्गमूल निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आदि से परिचित थे। लोग सब कुछ, इन सारी चीज़ों को लोग जानते थे। नेक्स्ट हम समझेंगे कि काल गणना के लिए यहाँ के लोग, जैसे काल गणना के बारे में यहाँ के जो लोग थे 12 महीने, जैसे होता है जो 12 महीने हैं उसको एक वर्ष का 12 महीने, जैसे एक वर्ष होता ही है, एक वर्ष को 12 महीने, एक महीने को 4 हफ्तों, एक दिन को 24 घंटों और एक घंटे को 60 मिनट में विभाजन किया था। यानी हमें पता चलता है इन सभी चीज़ का उन्हें नॉलेज था कि एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में
4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे तथा 1 घंटे में 60 मिनट में विभाजन किए थे। यह है इनकी काल गणना के बारे में जानकारी। अगर बात करें नेक्स्ट मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार, वहाँ के शहरों के प्रकार के बारे में जानेंगे। वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर थे। एक तो ऐसे था जो मंदिर के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर, मंदिर के चारों ओर एक था विकसित हुए शहर थे, विकसित शहर थे। विकसित शहर मतलब सब कुछ कार्य में सक्षम थे। जो दूसरा था, वे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। एक तो मंदिर के किनारे किनारे स्थित है, एक तो जहाँ व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, यानी व्यापार जो लोग करते थे उसमें विकसित हुए। एक जो था शाही शहर, तो मंदिर के चारों तरफ व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ और शाही शहर में विकसित हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शहरीकरण यानी नगरों की बसावट कैसे थी। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। कस्बे बसने का मतलब क्या है? शहर का निर्माण कब होगा, कस्बा कब बनेगा? जब लोग वहाँ पे बसने लगे। बसने के बाद सभी लोग अगल बगल जो भी अपना कार्य धंधा करना चाहते हैं, सभी सामान अवेलेबल हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं, तो वहाँ पे एक नगर की बस्ती हो जाती है, विकसित बस्ती हो जाती है, जहाँ पे हर एक सामान मिलता है। अगर मैं बात करूँ शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा, शहरी अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पे खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह के सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उसमें आपस में लेन देन होता है रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव लोग भी जुड़े रहते हैं, यानी गांव के लोग भी जुड़े रहते हैं। वहाँ के जो शहरी अर्थव्यवस्था है उन सब से व्यापार उत्पादन इन सभी की सेवाओं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग तो गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। गांव में क्या है, रोजगार की व्यवस्था थोड़ा सा कम है। अगर मैं बात करूं गांव में शहर में, तो जो गांव होती है, गांव में रोजगार कम है, लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। अगर शहर की बात करें, शहर में हर तरह के श्रम जीवन में जो विभाजन होता है इन सब के बारे में जानते हैं। अगर जो गांव होता है, गांव में लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं, गांव में ज़्यादा रोजगार नहीं है, इन सभी पर निर्भर होते हैं। तो जो शहर की विशेषताएं हैं, आइए हम पढ़ते हैं शहर की विशेषताएं। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है। यहाँ पे श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन मतलब यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। बेरोजगार कम लोग रहते हैं, जो मेहनत करेगा जरूर कमा लेता है शहर में, क्योंकि शहरों में रोजगार ज़्यादा होती है। अगर हम आगे बात करें, विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं।
इसमें क्या होता है, शहर में विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, इसमें लेन देन करते रहते हैं। और आवश्यकता पड़ती है तो हम भी देते हैं, वो लोग भी लेते हैं, देते रहते हैं। शहरी विनिर्मिताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। यानी अभी हम लोग पढ़े थे परिवहन का सबसे अच्छा साधन था जल मार्ग, यानी इसकी आवाजाही। शहरों में माल कैसे भेजते थे, कैसे आती थी, इन सब के बारे में समझेंगे। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें देखेंगे कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितनी भी समृद्ध रहे, उसके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। खनिज संसाधन का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इसकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं था। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। तो याद रखेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो वहाँ की शहरी जीवन थी उसकी विशेषताएं क्या थी, शहरों की माल की आवाजाही कैसे होती थी, इन सभी के बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करें वहाँ के परिवहन के बारे में, वही मैंने थोड़ा बहुत इसके पहले भी चर्चा कर रखा है। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जल मार्ग था। सबसे आसानी से हुआ भी करता था और सस्ता भी था। हमें प्रॉफिट करने के लिए या किसी भी चीज़ में क्या होना चाहिए, सामान आसान होना चाहिए और सस्ता साधन होना चाहिए। अपना काम भी हो जाए, हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो उस समय जो परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन था जल मार्ग था। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जल मार्ग सबसे प्रमुख साधन होने के कारण था। अभी हम बात कर रहे थे मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया में मंदिर के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ के देवी देवताओं के बारे में भी जानेंगे। सारे चीज़ों को आज ही एक वीडियो में वन शॉट में ही ख़त्म करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, नोट करते रहिएगा। जहाँ समझना है एक बार और पीछे रोक कर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग इस 1 घंटे को यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपका 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया के मंदिर। यहाँ के मंदिर में मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों के तरह ही थे। अंतर केवल मंदिर की जो बाहरी दीवारें थी, कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर मुड़ी हुई थी। मतलब मुड़ी हुई थी, भीतर और बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी। इससे पता चलता था कि यह मंदिर है। नहीं तो मंदिर और वहाँ के घर एक समान ही थे। वहाँ की अगर मैं देवी की बात करूं, देवी देवताओं की, तो वहाँ की एक
उर नाम का देवी थी जो चंद्र की देवता थी। उर उर एक शहर भी है। उर नाम के वहाँ के देवी देवता भी हैं जो कि चंद्र की देवता हैं। उर जो है चंद्र की देवता हैं। एक इन्नाना, इन्नाना जो है प्रेम एवं युद्ध की देवी हैं। प्रेम और युद्ध की देवी हैं, यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। उर और इन्नाना यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। आइए इनको हम फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये है उर की देवी। उर यानी चंद्र के देवी, चंद्र के देवता। इन्नाना ये युद्ध और प्रेम की देवी हैं। प्रेम और युद्ध की देवी हैं। इनको इन्नाना कहा जाता था। इन्नाना नाम याद रखेंगे। ये प्रेम और युद्ध की देवी हैं और ये उर चंद्र के देवता। तो याद रखेंगे कि यहाँ के जो देवी देवता थे उर और इन्नाना नाम था। जो यहाँ की मंदिर थी, घर और मंदिर एक समान था, बस थोड़ा सा ये अंतर था कि कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की तरफ मुड़ी रहती थी मंदिर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ के मंदिर के बारे में। यहाँ कच्ची ईंटों के बना हुआ होता था। कच्ची ईंट का बना होता था। इन मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर को चंद्र देवता और इन्नाना को प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों के बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए। ईंटों के बनाए जाते थे और समय के साथ उसको और निर्माण कराया जाता था और बड़ा होता था, क्योंकि उन्हें खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों के अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिर की विशेषता थी। वहाँ पे घर और मंदिर एक जैसे था, बस मंदिर की विशेषता यह थी कि बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती थी, भीतर और बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती थी। यहाँ पे वहाँ के देवी देवता हैं। वहाँ के जो मंदिर हैं देखिए, बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती हैं। यही वहाँ की मंदिर हैं। वहाँ की देवता की पूजा कैसे होती है उसके बारे में जान लेते हैं। देवता की पूजा, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। वहाँ के लोग देवता के लिए क्या क्या अन्न, दही और मछली, अन्न दही और मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और उन्हीं कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास की जाती थी। अगर मैं बात करूं आगे मेसोपोटामिया के शासक के बारे में, लास्ट टॉपिक है आज का, अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपका समझिए हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जो मेसोपोटामिया के शासक हैं इसके बारे में जानेंगे।
समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप पहुँचा। हम बात करेंगे गिलगेमिस के बारे में। गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था। गिलगेमिस जो थे उरुक नगर के शासक थे, महान योद्धा थे, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। जो गिलगेमिस थे वो उरुक के शासक थे। वे एक महान योद्धा थे जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। असीरियाई शासक अशुरबनीपाल, जो असीरियाई शासक थे उनका नाम था अशुरबनीपाल। नाम याद रखेंगे, अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल देखेंगे यहाँ पे जो अशुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाओं मंगवाकर निनवे में एक पुस्तकालय स्थापित किए थे। निनवे में एक पुस्तकालय स्थापित किए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेबो पुलासर ने 625 ईस्वी ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कर दिया था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर में से पराजित होने के बाद बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख शहर बना रहा। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। जो नेबोनिडस था स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो दोस्तों, आज जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की क्लास है, एक ही वीडियो में मात्र 1 घंटे के अंदर हम चैप्टर को फिनिश कर दिए, अच्छे से समझ लिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ यानी किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे अच्छे से पढ़ें, समझें, याद रखें। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। यदि हम एक बार कंसेप्ट को समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम उसका आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इसीलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे एनसीईआरटी को एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, सभी को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। हम दिखाएंगे यूपीएससी जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में आते हैं उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप लोग जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न उत्तर सभी सॉल्व कराए जाएंगे। इसी के साथ अपने बारी को विराम देता हूँ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।